एक वैज्ञानिक, एक अरबपति और एक आम इंसान, सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन फिर नतीजों में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? मैं अक्सर इस बारे में सोचती हूँ। सही बात है। खासकर उन दिनों में जब सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, काम की लिस्ट तो लंबी होती है पर एनर्जी बिल्कुल जीरो। और फोकस करने की कोशिश करो तो ध्यान कहीं और ही चला जाता है। हाँ बिल्कुल। अब जरा एक आदर्श दिन की कल्पना कीजिए। सुबह उठते ही एकदम ताजगी, दिमाग बिल्कुल साफ, और सारे काम बिना किसी स्ट्रेस के समय से पहले पूरे हो जाएं। हाँ, ये कोई सपना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी क्षमता है जिसे हम शायद अनलॉक करना नहीं जानते। आज हम दिमाग के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा दिमाग के उन, आप कह सकते हैं, शॉर्टकट बटनों को खोजने के बारे में है जो पहले से ही हमारे अंदर हैं। शॉर्टकट बटन? हाँ, मतलब दिमाग के नियमों के साथ खेलना, उसके खिलाफ नहीं। हम अक्सर अपनी विल पावर से दिमाग को धकेलने की कोशिश करते हैं, जबकि दिमाग अपने ही कुछ नियमों से चलता है। अच्छा। अगर हम उन नियमों को समझ लें तो तनाव को नियंत्रित करना, प्रेरणा को जगाना और आलस को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है। दिमाग के उन 8 नियमों को समझना जो हमारी सोच और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी नियम से शुरू करते हैं, जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, नींद। सबसे जरूरी। मुझे वो सुबह याद है जब बिना अलार्म के नींद खुली थी और ऐसा लगा जैसे दुनिया बिल्कुल नई हो। सिर हल्का, मन शांत। लेकिन ज्यादातर सुबह ऐसी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम नींद को एक जरूरत नहीं बल्कि एक काम समझते हैं जिसे बाकी कामों के बाद निपटाना होता है। हाँ, एक तरह की लग्जरी। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का रीसेट और क्लीन अप मोड है। क्लीन अप मोड मतलब दिमाग की सफाई? बिल्कुल। जब हम सो रहे होते हैं तब दिमाग असल में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। हमारे दिमाग में एक ग्लैम्फेटिक सिस्टम होता है जो दिन भर में जमा किए हुए मानसिक कचरे और टॉक्सिन्स को साफ करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ विचारों की सफाई नहीं, बल्कि दिमाग के एक तरह से फिजिकल क्लीनिंग भी है। एग्जैक्टली। ये कचरा अगर जमा होता रहे तो दिमागी धुंध, चिड़चिड़ाहट और फैसले लेने में मुश्किल होती है। अच्छी नींद के बाद आपका इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान भी तेज हो जाता है, क्योंकि दिमाग के सिग्नल साफ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी आदतें, जैसे सोते समय भी नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम रील्स देखना, वो दिमाग के इस सफाई कर्मचारी को अपना काम करने ही नहीं देती। हम दिमाग को शांत करने के बजाय और ज्यादा ओवरहीट कर देते हैं। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या थोड़ी सी नींद की चोरी आने वाले कल के सपनों को ही चुरा रही है? ये दिमाग को सुलाने और उसे जलाने के बीच का फैसला है। के बाद भी दिमाग पर एक धुंध सी छाई हो। हाँ, होता है ऐसा। ऐसा लगता है कि इसका जवाब सिर्फ सिर में नहीं बल्कि हमारे पैरों में छिपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कई लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए होता है, लेकिन हकीकत में ये दिमाग के लिए सबसे ताकतवर ईंधन है। ईंधन? हाँ। जब हम सिर्फ 20 मिनट के लिए भी तेजी से चलते हैं या कोई कसरत करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है। ये वही रसायन हैं जो हमें खुशी, प्रेरणा और फोकस का एहसास कराते हैं। मतलब ये एक तरह का नेचुरल मूड बूस्टर है? मूड बूस्टर से भी बढ़कर ये दिमाग की संरचना को बदलता है। अच्छा। जी। नियमित व्यायाम से दिमाग के उन हिस्सों में नए न्यूरॉन्स बनते हैं जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाह। एक और दिलचस्प बात है, टहलते हुए सोचना। जब शरीर गति में होता है तो दिमाग में एक लय बनती है जो विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने तो हमें एकदम स्थिर बना दिया है। सुबह से रात तक कुर्सी, काउच, कार की सीट। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी ऊर्जा कहाँ चली गई। तो ये साफ है कि व्यायाम का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि दिमाग को ऑक्सीजन देना है। जब भी दिमाग सुस्त लगे तो शायद सबसे अच्छा सवाल यही है, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? बिल्कुल। तो ठीक है, हमने नींद पूरी की, थोड़ी कसरत करके दिमाग की धुंध भी हटा ली, लेकिन जैसे ही काम करने बैठते हैं फोन बजने लगता है। हाँ, फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, घर का कोई काम, हम एक साथ 5 काम करने की कोशिश करते हैं और दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही मल्टीटास्किंग का जाल है। और ये सिर्फ एक जाल नहीं, ये एक मिथक है। मिथक? हाँ, हमारा दिमाग एक साथ कई काम कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। अच्छा। और हर बार स्विच करने में दिमाग की ऊर्जा और फोकस का एक छोटा सा हिस्सा खर्च हो जाता है। दिन के अंत तक ये ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है।
इसीलिए फोकस एक सुपर पावर है। बिल्कुल। ये डीप वर्क का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के दौर में ये प्रैक्टिकल कैसे है? अच्छा सवाल है। मतलब बॉस को तुरंत जवाब चाहिए, टीम को अपडेट चाहिए, क्या ये सिर्फ कुछ खास प्रोफेशन के लोगों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। डीप वर्क का मतलब दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि अपने समय के छोटे से हिस्से को बचाना है। जैसे कि शायद दिन में सिर्फ 90 मिनट, फोन को साइलेंट करके, सारे नोटिफिकेशन बंद करके। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, दिमाग बोरियत महसूस करता है, भटकने की कोशिश करता है। हाँ, करता है। लेकिन उस 90 मिनट का आउटपुट बाकी 4 घंटों के बिखरे हुए काम से ज्यादा होता है। ये दिमाग को उथली सोच से निकालकर गहरी सोच में ले जाने की ट्रेनिंग है। लेकिन एक काम पे फोकस करना तब लगभग नामुमकिन हो जाता है जब अंदर से ही शांति ना हो, जब दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा हो। और यहीं हम तनाव के चौथे नियम पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तनाव की सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हाँ, हम इसे नॉर्मल प्रेशर मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन तनाव कोई दुश्मन नहीं है। ये एक संकेत है, एक अलार्म है कि शरीर या मन में कुछ असंतुलित हो गया है। जब हम इस अलार्म को नजरअंदाज करते हैं तो ये हमारी सोच को धीमा कर देता है। और फोकस को भी कमजोर करता है। हाँ, और हमारे फैसलों को डर से भर देता है। तो इस अलार्म को बंद कैसे करें? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है एक पल का विराम लेना। एक पॉज। हाँ, जब भी बेचैनी महसूस हो, सब कुछ रोक दें और सिर्फ एक गहरी सांस लें। दिमाग से पूछें, इस वक्त क्या चाहिए? अच्छा। दूसरा तरीका है गतिविधि। जब शरीर चलता है तो भावनाएं भी प्रवाहित होती हैं। सिर्फ 5 मिनट की चहलकदमी भी दिमाग को शांत कर सकती है। और तीसरा अपनी अपेक्षाओं को रीसेट करना। ये याद रखना कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। और ये बात मुझे याद दिलाती है कि हम अक्सर तनाव को एक मानसिक समस्या समझते हैं, जबकि आपने बताया कि इसका समाधान शारीरिक भी हो सकता है, जैसे सिर्फ उठकर टहलना। ये कनेक्शन बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तनाव को प्रबंधित करना एक नई आदत सीखने जैसा है, जो मुझे एक और समस्या की याद दिलाता है। बताइए। मैं कोई जरूरी बात पढ़ती या सुनती हूँ, उस पल बहुत प्रेरित महसूस करती हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद वो दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग प्रेरणा से नहीं, दोहराव से सीखता है। दोहराव से? हाँ, दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे एक बार जिम जाने से 6 पैक नहीं बनते, वैसे ही एक बार पढ़कर कुछ हमेशा के लिए याद नहीं रहता। हम हर दिन नई चीजें देखते सुनते हैं, प्रेरित होते हैं और फिर अगली रील पर स्वाइप कर जाते हैं। हम जानकारी को इंटीग्रेट नहीं करते। बिल्कुल, हम उसे एकीकृत नहीं करते। तो फिर एकीकृत करने का सही तरीका क्या है? सिर्फ बार बार पढ़ना? उससे भी बेहतर तरीका है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं। मतलब दिमाग आराम से नहीं, बल्कि चुनौती से सीखता है। चुनौती से? हाँ, जब हम किसी जानकारी को याद करने के लिए थोड़ा संघर्ष करते हैं, तो दिमाग उस कनेक्शन को और मजबूत बना देता है। इसीलिए सिर्फ दोबारा पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि खुद से सवाल पूछना या किसी और को समझाने की कोशिश करना। हाँ, ये ज्यादा असरदार होता है। इसीलिए गाने के बोले में याद रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें मन में दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं, यानी सक्रिय रूप से उसे प्रोसेस करते हैं। तो दोहराव महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ चीजें बिना दोहराए भी याद रह जाती हैं। जैसे मैं कल पढ़ा हुआ एक पैराग्राफ भूल सकती हूँ, लेकिन सालों पहले देखी गई फिल्म का एक सीन मुझे आज भी याद है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों के लिए नहीं, बल्कि तस्वीरों के लिए बना है। अच्छा। जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो दिमाग उसे एक साथ ग्रहण कर लेता है। रंग, भावना, कहानी, सब कुछ एक झटके में। जबकि टेक्स्ट को अक्षर अक्षर डिकोड करना पड़ता है, जिसमें दिमाग को ज्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए एक लंबा लेख पढ़ने के बजाय एक इन्फोग्राफिक देखना ज्यादा आसान और यादगार होता है। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैं किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही थी। घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने YouTube पर उसका एक 3 मिनट का एनिमेटेड वीडियो देखा और सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। क्योंकि आपके दिमाग ने शब्दों को नहीं, बल्कि उस कहानी और उन तस्वीरों को पकड़ लिया। हाँ, बिल्कुल यही। इसीलिए सीखने में विजुअल्स का उपयोग करना बहुत ताकतवर है। माइंड मैप्स बनाना, डायग्राम का इस्तेमाल करना या कलर कोडेड नोट्स तैयार करना। यहाँ तक कि एक विजन बोर्ड जहाँ हम अपने लक्ष्यों की तस्वीरें लगाते हैं। हाँ, वो दिमाग के लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक दृश्य वास्तविकता बन जाता है, जो हमें रोज प्रेरित करता है। ये समझ में आता है। एक शक्तिशाली तस्वीर अक्सर एक मजबूत भावना को जगाती है। और मुझे हमेशा से लगता रहा है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे का असली चालक
तर्क नहीं बल्कि भावना ही है। मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, हर काम को तार्किक रूप से प्लान करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कामों को टालती रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भावना वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी काम के पीछे आग लगा सकती है। अदृश्य शक्ति? हाँ, अगर किसी लक्ष्य से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वो सिर्फ एक खाली टू डू लिस्ट बनकर रह जाता है। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है या एक सैनिक देश के लिए जान जोखिम में डालता है। क्या वे सिर्फ तर्क से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, वहां एक गहरा भावनात्मक कारण है, प्यार, कर्तव्य, जुनून। तो समस्या ये है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या करना है, ये नहीं कि क्यों करना है। एकदम सही। हम अक्सर अपने लक्ष्यों को तर्क से बनाते हैं। मुझे वजन कम करना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है। ये तर्क दिमाग को ज्यादा देर तक प्रेरित नहीं कर सकता। लेकिन अगर कारण ये हो कि मैं अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सकूं, इसलिए फिट रहना चाहती हूँ, तो ये एक भावना बन जाती है। जब कारण दिल से आता है तो एक्शन अपने आप आता है। तो हर काम को एक कहानी से और हर लक्ष्य को एक भावना से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब आप उस भावनात्मक ईंधन पर चल रहे होते हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। हम मशीन की तरह काम करते रहते हैं, ये सोचकर कि ब्रेक लेने का मतलब समय बर्बाद करना है। और फिर एक पॉइंट आता है जब दिमाग पूरी तरह खाली महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। और एक गिल्ट भी होता है ब्रेक लेने में। और ये अपराध बोध यानी गिल्ट प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं बल्कि दिमाग को रिचार्ज करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीका? जी, हमारे दिमाग के अंदर अल्ट्राडेनियन रिदम होते हैं, एक प्राकृतिक चक्र जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। अच्छा। इसका मतलब है कि दिमाग एक बार में सिर्फ उतने ही समय तक अपने पीक फोकस पर काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर 90 मिनट बाद घड़ी देखकर उठ जाना चाहिए, या फिर हमारा शरीर खुद ही संकेत देता है? बिल्कुल, शरीर संकेत देता है। जब आपको बेचैनी होने लगे, ध्यान भटकने लगे या अचानक चाय कॉफी पीने का मन करे, तो समझिए कि आपका 90 मिनट का चक्र पूरा हो गया है। सही, उस संकेत को दबाने के बजाय 5-10 मिनट का अपराध बोध मुक्त ब्रेक लेना ज्यादा फायदेमंद है। उस ब्रेक में स्क्रीन से दूर हटे, थोड़ा चले या बस आंखें बंद करके बैठे, और आप पाएंगे कि वापस आने पर आपका दिमाग 2 गुनी स्पष्टता और गति से काम कर रहा है। कभी कभी सबसे उत्पादक काम कुछ न करना होता है। तो ये थे दिमाग के वो 8 नियम। एक अच्छी नींद से दिमाग को साफ करना, व्यायाम से उसे ऊर्जा देना, एक समय में एक काम पर फोकस करना, तनाव को एक संकेत के रूप में समझना, दोहराव और चुनौती से सीखना, तस्वीरों की ताकत का इस्तेमाल करना, हर काम को एक भावना से जोड़ना, और सही समय पर दिमाग को रिचार्ज होने देना। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये दिमाग के साथ काम करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। सही। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ज्ञान को शक्ति में बदलने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इन नियमों को सिर्फ सुनकर जाने देना और इन्हें जीना शुरू करने में बहुत बड़ा फर्क है। असली बदलाव तभी आएगा जब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाएगा, चाहे छोटे छोटे कदमों से ही सही। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर हमारे रोज के विचार और दोहराव ही हमारी पहचान बना रहे हैं, तो हम वर्तमान में कौन सी पहचान बना रहे हैं, और क्या ये वही पहचान है जो हम वास्तव में चाहते हैं?